आपने बच्चों को रिजल्ट के दिन ये कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि मैंने अच्छे से तैयारी तो की थी, लेकिन मैम ने पता नहीं क्यों नंबर ही नहीं दिए। यही चीज़ हमें इस बार के इलेक्शन रिजल्ट्स में भी देखने को मिली। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि 400 पार का नारा लगाने वाली पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार तक नहीं बना सकी? क्या इसके पीछे यूपी के वोटर्स थे या फिर इंडिया अलायंस के झूठे वादे जिसने वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित किया, या मुस्लिम वोटर्स की भारी तादाद, या फिर पहली बार भारत की आम जनता को डिक्टेटरशिप का डर सताने लगा? मेरी 3 चुनौतियां हैं। 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार, लेकिन उन पर एक दाग नहीं लगा। मगर देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बाइट एवरीथिंग में। हमारी रिसर्च के हिसाब से 4 ऐसे बड़े मुद्दे थे जिसने 2024 के इलेक्शन का ट्रेंड ही चेंज कर दिया। तो आइए बिना किसी देरी के एक एक धागा खोलते हैं। कहते हैं आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, उसी तरह दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। आज का हमारा पहला और सबसे बड़ा मुद्दा है यूपी's वोट बैंक। उत्तर प्रदेश अकेले ही 543 में से 80 इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स शेयर करता है। अगर हम बात करें 2019 की, तो बीजेपी ने अकेले ही 62 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं 2024 के चुनाव में उन्हें 33 सीटों से ही संतुष्टि करनी पड़ी। ये उनकी 2014 से अब तक की सबसे बड़ी हार थी यूपी में। जो स्टेट बीजेपी के एक तरह से गढ़ माना जाता है, जहां अभी 5 महीने पहले ही राम मंदिर की भव्य तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, और जिस प्रदेश में सीएम योगी एक बड़ा फैक्टर है, वहां बीजेपी का ये परफॉर्मेंस काफ़ी शॉकिंग रहा है। और अगर आपको राम मंदिर के हिस्ट्री और फैक्ट्स के बारे में और जानकारी चाहिए, तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके हमारी वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने राम मंदिर के सभी एस्पेक्ट्स को अच्छे से समझाया है। तो आखिर कौन सी वो बातें थीं जिसने यूपी के चुनाव के नतीजों पर इतना ज्यादा इम्पैक्ट डाला? पहला, नॉट चूजिंग द राइट कैंडिडेट्स फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पहले पार्टी ने 30% सिटिंग एमपीज को चेंज करने का डिसीजन लिया था, बट दे एंडेड अप जस्ट बाय रिप्लेसिंग 14 कैंडिडेट्स, जबकि पार्टी वर्कर्स इस डिसीजन के बिल्कुल अगेंस्ट थे और बाद में उन्हें इस चीज़ की भरपाई भी करनी पड़ी, जिनका रिजल्ट ये निकला कि 26 रीनॉमिनेटेड एमपीज लॉस्ट द पोल। दूसरा कारण ये था कि मीडिया हाउसेस के थ्रू लोगों में फॉल्स नैरेटिव सेट किया गया, जो कि इंडिया अलायंस ने बहुत अच्छे से किया, जिसकी जिम्मेदारी 400 पार के नारे ने ली। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। इस नारे ने अपोजिशन को एक मौका दिया लोगों को ये बताने का कि ओबीसी, एससी, एसटी रिजर्वेशन बीजेपी 400 सीट आने पर स्क्रैप कर देगी, जबकि हम अगर राहुल गांधी के स्टेटमेंट बताएं तो वो खुद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना चाहते थे, रिजर्वेशन के 50% कैप को हटाकर। इनको जो करना है कर ले। ये जो 50% का लिमिट लगा रखा है, कोर्ट ने लिमिट लगा रखा है, इस लिमिट को हम हटा देंगे, परे कर देंगे, जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के मूल ढांचे को चुनौती देता है, और बीजेपी लेड एनडीए इस डैमेज को न्यूट्रलाइज करने में फेल हो गई। तीसरा और सबसे अहम कारण था डिवाइड एंड रूल। जहां बीजेपी राम मंदिर जैसे मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के वोट पोलराइज करने की कोशिश कर रही थी, वहीं इंडिया अलायंस के लिए जात समीकरण एक गेम चेंजिंग मूव साबित हुआ। इन्होंने बहुत स्मार्टली सिलेक्टेड कास्ट के कैंडिडेट्स को, जहां जाति के नाम पर वोट डाले जाते थे, उनको उम्मीदवार बनाया। शायद इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें वेस्ट यूपी के नतीजों में दिखा। सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मुरादाबाद, मेरठ, शाहजहांपुर जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जट, मुस्लिम और दलित वोटर्स ने इंडिया अलायंस को एक तरफ वोट देकर जिताया। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे साथ यहाँ तक जुड़े हुए हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए अपने आज के टॉपिक पर वापस आते हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा वो है जो वादे अपोजिशन के नाम जनता से लिए गए थे और अब तक पूरे नहीं हुए। पिछले साल 2023 तक इंडिया का रफली बजट 45 लाख करोड़ था, जिसको इंडिया के वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स,
हेल्थ सेक्टर, डिफेंस सेक्टर में डिस्पर्स्ड करना था। लेकिन अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि अगर सरकार इंडिया की जीडीपी के 45 लाख करोड़ में से 21.5 लाख करोड़ रुपीस को सोसाइटी के एक अकेले ऐसे सेक्शन में फ्री में दान कर दे, तो आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आएगा? सुनकर ही गुस्सा आ रहा है ना? लेकिन इंडिया अलायंस को इन्हीं बातों को अपने गारंटी कार्ड में लिख कर घूम रही थी। पहली गारंटी, इन्होंने हर साल गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए देने का गारंटी दी। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 4.5 करोड़ गरीब महिलाएं हैं और अगर इनको हर साल 1 लाख रुपए दिए जाएं तो ये बनता है 45,000 करोड़ रुपए। दूसरी गारंटी थी किसानों के कर्ज माफ। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 16 करोड़ किसान ऐसे हैं जिनके ऊपर 21 लाख करोड़ का टोटल कर्ज है और इस तरीके से इंडियन बजट के 45 लाख करोड़ में से 21.5 लाख करोड़ ऐसे ही निकल गए और इन्हीं झूठे वादों से प्रभावित होकर गरीब परिवारों ने इनके पक्ष में वोट डाले, जो कि मुझे पर्सनली लगता है इंडिया अलायंस का वोट शेयर का ग्राफ इतना ऊपर इसीलिए गया है। देश का तीसरा बड़ा और अहम मुद्दा जो कि है भारत के युवा। एक भारत जैसा देश फ्यूचर में कितनी तरक्की करेगा वो हमें उसके यूथ से ही पता चलता है। इंडिया हैज़ मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन अंडर 25। दैट्स अ क्रेजी नंबर। लेकिन अगर रूलिंग गवर्नमेंट देश की ग्रोथ और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए देश के नौजवानों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ही ना दे तो देश का फ्यूचर कहाँ से ब्राइट होगा? आए दिन पेपर लीक की खबर को आम बात हो गई। अभी नीट के एग्जाम का हाल ही देख लो। पिछले 10 सालों में 70 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक हुए। इन 70 पेपर लीक के मामले में आपने क्या कदम उठाए? ऐसा नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर ही पेपर लीक हुए हैं। 2014 से पहले भी बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं। लेकिन अगर जनता पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाती है तो वो ये सोचकर बनाती है कि ये पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए कुछ अलग करेगी, हमारे परेशानियों को समाधान करेगी, फिर चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा ही क्यों ना हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो या अग्निपथ स्कीम। और बीजेपी एज अ पार्टी इन मुद्दों के ऊपर काम करने में फेल रही। इसलिए इस बार यूथ ने इन्हीं मुद्दों के ऊपर वोट डाल के बीजेपी गवर्नमेंट से नाराजगी जताई। फिर वो चाहे हरियाणा हो जहां बीजेपी को 10 में से 5, राजस्थान 25 में से 14 या पंजाब में जहां बीजेपी का खाता भी बिल्कुल नहीं खुला। आज का हमारा चौथा और आखिर सबसे बड़ा मुद्दा जो कि है आखिर अपोजिशन पार्टी इतनी ताकतवर कैसे बनी। लास्ट इलेक्शन में जहां कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 52 सीट्स मिली, जिसका शायद ही किसी ने पॉलिटिकल कमबैक सोचा होगा, सरप्राइजिंगली इस बार अपनी सीट्स को डबल करने में वो कामयाब रहे। जहां राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन तक नहीं बन पाए, इस बार शॉकिंगली एक नहीं 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से भी जीते, वो भी बम्पर वोट्स के मार्जिन से। बीजेपी ने हमेशा से राहुल गांधी को अंडर एस्टिमेट किया है, जिस वजह से उन्होंने उनकी स्ट्रैटेजीज को भी इग्नोर किया। आई थिंक इट्स द बिगेस्ट ब्लंडर। राहुल गांधी ने इस बार के इलेक्शन को स्ट्रैटेजाइज करते हुए और आम लोगों के साथ घुले मिलने की खूब कोशिश की, जो कि कुछ हद तक भारत जोड़ो यात्रा से सफल भी हुई। उन्होंने स्ट्रैटेजिकली इंडिया के अलग अलग रीजनल बेस्ड पार्टीज को अलाइन किया और ये एक ब्लॉकबस्टर प्लान साबित भी हुआ। लेकिन वो अपनी खुद की सरकार बना ले उतना भी नहीं। जहां पूरी इंडिया अलायंस को 232 सीट्स मिली, वहीं बीजेपी ने अकेले 240 सीट इस बार के चुनाव में हासिल की। लेकिन बीजेपी 272 के मेजॉरिटी मार्क तक नहीं पहुंच पाई और अपने एनडीए पार्टनर्स के साथ कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई। सो इस बार आफ्टर ब्रेक ऑफ 10 years हमें एक कोएलिशन गवर्नमेंट देखने को मिली। द क्वेश्चन इज व्हाई एंड द आंसर इज बिकॉज in this election BJP is short of a majority. So the big question that arises here is, क्या इस गठबंधन की सरकार वन नेशन वन इलेक्शन जैसे बड़े मुद्दों को कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस कर पाएगी? वेल, इट्स अ लॉन्ग डिबेटेबल टॉपिक, बट ऐसा नहीं है कोएलिशन गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर सकती है। एज वी हैव सीन इन द वाजपेयी एरा, आई थिंक वन ऑफ द वीकेस्ट कोएलिशन एनडीए हैड, बट जो भी इंडिया में मेजर रिफॉर्म्स आए वो सब वाजपेयी जी के कार्यकाल में ही आए थे, बी इट टेलीकॉम सेक्टर or the nuclear test. Definitely,
coalition government has the concept of checks and balances, including several meeting rounds. मगर एक लीडर अगर स्ट्रॉन्ग है और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी रखता है, then he will surely deliver it to the nation. आखिर इस इलेक्शन ने सबको एक आईना तो दिखा ही दिया कि कोई गवर्नमेंट परफेक्ट नहीं हो सकती। उनके द्वारा लिए गए डिसीजन किसी के हित में जा सकते हैं या फिर एकदम उल्टा भी हो सकता है। कुछ लोगों का ईवीएम से डर खत्म हुआ तो कुछ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स समझ आई और कुछ को डेमोक्रेसी से प्यार, और यही प्यार हम आपसे भी बनाए रखना चाहते हैं। तो चलिए आज की ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी आर न्यू एंड नीड योर सपोर्ट टू ग्रो। हमें आपके सजेशंस की काफ़ी ज़रूरत है ताकि हम आपके सामने और नए टॉपिक्स ला सकें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। शुक्रिया।